Okay, we are going to continue with paper 6. We have done paper 2 and paper 4 earlier. Uh, okay, starting with this. So हमारे पास first question says a student test two substances solid K and solution L. सबसे पहले हम लोग solid K के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं. Solid K जो है वो हमारे पास copper carbonate है. तो उसने हमें बता दिया copper carbonate है. अब हमने उसके अंदर observations बतानी है. अच्छा, हम लोग पेपर 6 के अंदर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के नोट्स है जिनको हम यूज कर रहे होंगे फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. ए पार्ट रीड करते हैं. द स्टूडेंट एड्स अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सॉलिड के. अब इसकी ऑब्जर्वेशंस बतानी है. सॉलिड के हमारे पास कॉपर कार्बोनेट है. कॉपर कार्बोनेट के अंदर हमने HCl ऐड किया है. तो कॉपर कार्बोनेट में हम लोग किया तो हमारे पास कार्बोनेट आइंस है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर आइंस है. कॉपर में जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया को कंसिडर कर रहे हैं. हम कार्बोनेट्स में देखते हैं तो कार्बोनेट में हमने जब डाइल्यूट एसिड ऐड किया, यहाँ पे भी यही मेंशन किया हुआ है कि हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है. तो क्या रिजल्ट आ रहा है? एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है? तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है. तो हम यहाँ पर जो इसका आंसर लिखेंगे हम यही लिखेंगे कि एफरवेसेंस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, या फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी लिख सकते हैं, फिजिंग बबलिंग कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट. एफरवेसेंस लिख के एक काम करते हैं, इसमें से पोर्शन को एक्स करते हैं, इतने से पोर्शन को ऐसे लिख लेते हैं, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. एफरवेसेंस को हम लोग स्लैश कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट उसने कहा है द स्टूडेंट डिवाइड. अब ये जो, अच्छा ठीक है, उसने हमें अब ये बताया है कि जो हम लोगों ने एक जो कॉपर कार्बोनेट को यूज किया था उसके अंदर हम लोगों ने कॉपर कार्बोनेट के अंदर हमने HCl ऐड कर दिया है. तो जब इसका जो सोल्यूशन बना है ना वो M है, और इस सोल्यूशन M को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए. एक पार्ट के लिए एक ऑब्जर्वेशन किया और दूसरे पार्ट के लिए दूसरी ऑब्जर्वेशन किया. जो फर्स्ट पोर्शन है M का, उसने उसके अंदर एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज डाला है जो एक्सेस में. अब उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है. तो एक्वस अमोनिया हमने कहाँ पे भी देखा है? अभी हमने देखा है कि जब हम लोग इधर डिस्कस कर रहे थे एक्वस अमोनिया हमारे पास कैटाइंस में आ रहा है. तो हमारे पास कैटाइन क्या था? कॉपर. तो कॉपर के हम लोगों ने रीड करना है. एक्वस अमोनिया में क्या हो रहा है कि लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहे हैं जो कि एक्सेस में सॉल्युबल है और डार्क ब्लू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हमने बस यही ऑब्जर्वेशन देख के लिखनी है. इस पेपर में हमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमें ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को रीड करना आइडिया आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका आना चाहिए. तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड which is soluble in excess and gives dark blue solution. Okay, question C. The student carries out a flame test on the second portion of solution M. तो दूसरा पोर्शन था उसके ऊपर इसने फ्लेम टेस्ट किया है. तो कलर आपने बताना है बंसन बर्नर में क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट. तो फ्लेम टेस्ट हम नीचे जाके देखते हैं. फ्लेम टेस्ट में हमारे पास कैल्शियम नहीं, कॉपर का हमारे पास जो है वो चलेगा क्योंकि हम कॉपर कार्बोनेट की बात कर रहे हैं. सॉलिड के इज कॉपर कार्बोनेट. तो सॉलिड के का जो हमारे पास फ्लेम कलर है वो आ रहा है ब्लू ग्रीन. तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ब्लू ग्रीन. डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट द फ्लेम टेस्ट. अब फ्लेम टेस्ट को किस तरह से कैरी आउट करना चाहिए? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बंसन बर्नर यूज करते हैं जो भी नॉन ल्यूमिनस होता है, जिसके अंदर से लाइट जो है नहीं आती, ताकि हम लोग अच्छे से टेस्ट कर सकें. तो यूज नॉन ल्यूमिनस बंसन बर्नर या बंसन फ्लेम भी हम उसको कह सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो उसका ऊपर बंसन बर्नर जो होता है ना वो इस तरह से होता है और यहाँ से किसी चीज से अटैच होता है. तो यहाँ पर होल होता है जिसके ऊपर से, जिसमें से कह लो फ्लेम निकलती है. तो हम उस फ्लेम को स्टेडी रखते हैं कि ब्लू कलर की फ्लेम आए. ठीक है, इनिशियली क्या हो, ब्लू कलर की फ्लेम हो उस तरह से. और फिर हम लोग जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग लेकर आते हैं, एक क्लीन वायर के लूप बनाते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रेवल करते हैं. फिर क्या है, हमें फ्लेम जो कलर है ना वो फ्लेम उस कलर का नजर आने लग जाता है. तो इनिशियली अगर वो ब्लू था तो वो ब्लू ग्रीनिश उसका शेड हो जाएगा, उसका शेड कलर डिफरेंट हो जाएगा. तो ये होता है. तो हम लोग जो लिख रहे थे हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, to use a non-luminous Bunsen burner, adjust the air hole to produce a blue flame. हम लोग उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेम भी निकलती है. ठीक है, हम रोरिंग फ्लेम भी उसको कह सकते हैं, एज इन कि बहुत ज्यादा ब्लू कलर की फ्लेम जो निकल रही होती है. बट ब्लू फ्लेम, स्टेडी ब्लू फ्लेम भी सही है. To produce a blue flame, then introduce or bring the substance
into the flame using a cleaned wire loop। और फिर हम उसके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चेंजेस को। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट जो है वो कैरी फ्लेम टेस्ट को कैरी आउट कर रहा होगा। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर उससे थोड़ा सा एक एक स्टेप बैकवर्ड रहना है और थोड़ा ध्यान से करना है, इन सुपरविजन करना है, वो डिस्क्राइब में नहीं आ जाएगा, वो प्रिवेंशन या प्रिकॉशन सॉरी प्रिकॉशंस में आ जाएगा। तो उसका उसने हमसे सवाल नहीं किया तो हमने नहीं बताना। अच्छा, अब हमारे पास एक और सोल्यूशन है, सोल्यूशन एल के नाम से। Table 3.1 shows the test and the student's observation for solution L. Solution L was divided into two portions. पहला portion जो था, to the first portion of solution L, add aqueous sodium hydroxide dropwise until it is in axis. तो उससे क्या हुआ, white precipitate form हुआ जो कि insoluble in axis था। तो दोबारा से देखते हैं हम लोग। अब पहले एल के जो है इसके दो पार्ट्स हमने कर दिए। पहला जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी समझ लो हमारे पास एक एक बीकर था, उसके अंदर सोल्यूशन एल पड़ा हुआ है, पेपर में आया और ये सोल्यूशन एल उसमें पड़ा हुआ है। तो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपने एक टेस्ट ट्यूब में इतना सा डाल दिया और एक टेस्ट ट्यूब में इतना डाल दिया, तो एल एल आप में आपके पास आ गया। टेस्ट वन हम जब कर रहे हैं उसमें उसने क्या किया है कि आपने फर्स्ट पोर्शन के अंदर NaOH जो है वो आपने ऐड किया है ड्रॉप वाइज अंटिल इट इज एक्सेस। तो उससे क्या फॉर्म हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस हैं। अब हम जाते हैं, मैं इसको ना यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें वहाँ पे विजिबल हो, क्योंकि ये पेजेस के ऊपर ओवरलैप होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अच्छा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल इन एक्सेस, नो, उसने कहा था व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हो और इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो है पर इनसॉल्युबल इन एक्सेस था, तो एल्यूमिनियम नहीं होगा हमारे पास। उसके अलावा अमोनिया तो नहीं प्रोड्यूस हो रही थी, ये भी नहीं। व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, कैल्शियम हो सकता है पर 100% कैल्शियम ही है। हम बाकी भी चेक करते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट तो था ही नहीं, व्हाइट थे, तो ये भी नहीं होगा। लाइट ब्लू भी नहीं थे, फिर ग्रीन भी नहीं थे, रेड ब्राउन भी नहीं थे। अच्छा, व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल भी नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर आंसर जो है वो हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है वही होगा। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे, सो यू राइट इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव जो है ना ये ऊपर आएगा इसके पावर सॉर्ट ऑफ में, क्योंकि मैं यहाँ पे कीबोर्ड से लिख रही हूँ तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है लिखना। सेकंड पोर्शन के अंदर जो उसने सेकंड सॉल्यूशन एल लिया, सेकंड टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर उसने क्या किया है, विजुअलाइज करके ज्यादा सही से समझ आएगी। ये हमारे पास एल था, अब इस पोर्शन के अंदर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ निट्रिक एसिड हमने डाल दिया है, ठीक है, फॉलोड बाय निट्रिक एसिड डाले। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके अंदर हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने सिल्वर नाइट्रेट किया, उसकी वजह से क्रीम प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अब ये डेफिनेटली हमारा कोई एनाइन का ही टेस्ट है। तो हम जाते हैं अपने पेज पे क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, उसमें जाके देखते हैं एनाइंस के टेस्ट में हम लोगों ने क्या किया, निट्रिक एसिड डाला। जो नहीं है ना उसको तो हम लोग कैंसिल कर देना, ये तो नहीं हो सकता। डाइल्यूट एसिड ऐड किया, और नो, हमने तो डाइल्यूट एसिड ऐड ही नहीं किया, हमने डाइल्यूट निट्रिक एसिड ऐड किया। तो ये डाइल्यूट निट्रिक एसिड की बात कर रहा है, ये डाइल्यूट निट्रिक एसिड की बात कर रहा है, ये डाइल्यूट निट्रिक एसिड की बात कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी डाइल्यूट निट्रिक एसिड की बात कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास सिर्फ 4 रह गए। फिर हमने क्या किया था, उसके बाद एक्वा सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था। यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट आ रहा है, तो बेरियम नाइट्रेट नहीं था, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इन तीनों में से कोई है, और जिसका सोल्यूशन था, जो रिजल्ट आया था, वो क्रीम प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे, तो इट हैज टू बी ब्रोमाइड, Br नेगेटिव। तो हमारे पास जो सोल्यूशन L है उसके अंदर हमारा जो एनाइन है दैट इज Br नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 1 जो है वो इस तरह से पूरा सॉल्व हो जाएगा। Question number 2, you are going to investigate the reaction between dilute ethanoic acid and two different solutions of sodium hydroxide labeled solution A and solution B. Read all of the instructions carefully before starting the experiments. Instructions, we are going to do 2 experiments. Okay. पहले हम लोग क्या है, you are going to investigate reaction between dilute ethanoic acid and two different solution of sodium hydroxide. Okay. हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग ब्यूरेट को पहले रेंस करेंगे विद सॉल्यूशन ए। फिर हम लोगों ने ब्यूरेट को फिल कर दिया विद सॉल्यूशन ए। मैं इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ साथ साथ। ये हमारे पास ब्यूरेट है, प्यारी बननी चाहिए।
इस तरह से हमारी ब्यूरेट होती है। अब ब्यूरेट को पहले हम लोगों ने क्लीन किया सॉल्यूशन ए से ही, जिस जो इसके अंदर फिल करना है। फिर हमने एक सर्टेन लेवल तक ब्यूरेट को फिल कर दिया सॉल्यूशन ए को। रन सम ऑफ सॉल्यूशन ए आउट ऑफ द ब्यूरेट सो दैट द लेवल ऑफ सॉल्यूशन ए इज ऑन द ब्यूरेट स्केल। फिर थोड़ा सा टैप खोलेंगे ताकि थोड़ा सी जो सॉल्यूशन ए निकल जाए, ताकि जो यहाँ पे गैप होता है ना इस थोड़े से एरिया में, तो वो भी फिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ बेसिक हमने कर लिया। फिर हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर लिया और उसके अकॉर्डिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमने डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड जो है वो हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला। तो हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया एथेनॉइक एसिड। अब हम लोगों ने क्या किया, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने, मतलब इतना सा होगा, इतना सा डल गया है। इसके अंदर हम लोगों ने थाइमोथलीन इंडिकेटर जो है वो हमने कॉनिकल फ्लास्क में 2-3 जो ड्रॉप्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए ताकि वो नजर आ जाए। अब हम लोगों ने पहले इनिशियल रीडिंग ले ली, लेट्स से जो भी हमारे पास है, हमने 40 सेंटीमीटर क्यूब थी और ऑलरेडी, तो हमने उसकी जो इनिशियल रीडिंग है वो हमने ले ली। ठीक है, उसके बाद स्लोली ऐड सॉल्यूशन ए फ्रॉम द ब्यूरेट। इसमें सॉल्यूशन ए था ना, और यहाँ पे हमारे पास ये एथेनॉइक एसिड है, ये एथ एसिड है, मैं एथ एसिड लिख रही हूँ क्योंकि अभी वो लिखा नहीं जाएगा पूरा। अब हम लोगों ने इस कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रखना है, यानी इस ब्यूरेट के नीचे। ये ब्यूरेट ऐसा हवा में नहीं होता, ये स्टैंड लगा होता है, एक स्टैंड के साथ कनेक्टेड होता है, आपकी टेबल के ऊपर पड़ा होता है। तो इसके थ्रू जो है ये टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ से जो है हमने ये टैप खोला, इतना सा हल्का सा टैप खोलेंगे कि इसके अंदर से एक एक ड्रॉप कट करके कॉनिकल फ्लास्क में आता जाएगा। और कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग बार बार जो है वो घुमाते रहेंगे, एज इन रोटेट करते रहेंगे, स्वर्ल करते रहेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर एंटर हो रहा है, जो भी लिक्विड एंटर हो रहा है, वो फौरन से पहले डिजोल्व हो। और हम तब तक एक एक ड्रॉप करके डालते रहेंगे, इसके दरमियान में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वॉल ऑफ कॉनिकल फ्लास्क को वो टच ना करे, क्योंकि कुछ जो एक्स्ट्रा होगा ना वो इधर टच कर जाएगा तो वो अंदर जाके रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एक एक ड्रॉप करके हम डालेंगे ताकि जैसे ही रिएक्शन हो जाए हम इस टैप को क्लोज कर सकें। ठीक है, बिल्कुल एक एक ड्रॉप डलता है, और फौरन जैसे कलर चेंज होगा तो हम इसको बंद कर देंगे। और फिर जो फाइनल रीडिंग है, डेफिनेटली कुछ कुछ गिर गया, कुछ हमारा तो नीचे चला गया होगा। तो लेट्स से हमारे पास 32 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास वैल्यू रह गई है। तो अब जो है हमारे पास फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो है, अब हमने वो लिखनी है और टेबल को कंप्लीट करना है। ये एक्सपेरिमेंट 1 में सारा कुछ हो रहा है। तो ये फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ए एडेड, ये हमारे पास, हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, हमें इसके लिए कोई डाटा की जरूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाइनल ब्यूरेट रीडिंग मैंने मेरे पास आई है 32 पॉइंट, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, 32.5। तो हमेशा से ये जो है हमारी रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए। 32.5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ना भी लिखो क्योंकि यहाँ सामने लिखा हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग जो है हमारी 40.0 थी, और इसको 1 डेसिमल प्लेस पे जरूर लिखना चाहिए। और इससे क्या है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इनिशियल रीडिंग हमेशा जो है वो ऐसे होगी। अब हो सकता है कि ये इस तरह से हो गया। अब हम लोगों ने जो इसका आंसर सब्ट्रैक्शन करके ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए कितना हमने ऐड किया, तो 40 माइनस 32.5, तो हमारे पास 7.5 आंसर आता है। तो 7.5 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सॉल्यूशन ए हमने ऐड किया था इन एथेनॉइक एसिड, तो फिर हमारे पास रिएक्शन फुल हो गया। ठीक है, देखो हम लोगों ने जब एक एसिड के अंदर एक बेस ऐड की, तो उसका जो सॉल्ट बना है, जैसे ही सॉल्ट बन गया हमने उतना ऐड किया। अगर हम लोग मजीद, जैसे क्योंकि सॉल्यूशन ए जो था वो हमारे पास बेसिकली एक बेस थी ना, अगर हम लोगों ने बेस एक्सेस में डाल दी, मजीद बेस डाल दी, तो वो तो एक्सेस में चली गई बेस, तो वो रिएक्शन एक्स्ट्रा हो गया। तो हम लोगों ने ये नहीं करना, इस वजह से ये जो सोल्यूशन ए है ना, ये बताएगा कि इतना रिक्वायर्ड था, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड था इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सोल्यूशन ए का। तो ये है, ये वैल्यूज जो है ये डायरेक्टली लैब से आपको मिलेंगी, क्योंकि जब लैब परफॉर्म करेंगे इस तरह से पूरा, तो तब उसके अकॉर्डिंगली ये हमें आंसर मिलेगा। पर क्योंकि अभी हमारे पास लैब नहीं हो रही और हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है,
तो हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते अभी, पर हम लोगों ने ये एस्टिमेटेड एक गेस वैल्यूज जो है वो लिख दी है। ओके, एक्सपेरिमेंट 2, एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क। चलो, अब एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? अब हमने कॉनिकल फ्लास्क जो पहले था उसको खाली किया, उसको डिस्टिल्ड वाटर से एक मतलब एक पैकेट डिस्टिल्ड वाटर जो है वो भी लैब में अवेलेबल होता है, उस लैब से उससे आपने कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से वॉश कर दिया। उसके बाद ब्यूरेट को भी आपने साफ किया, ब्यूरेट को भी सारा एम्प्टी कर दिया, जितना भी सोल्यूशन ए था वो आपने उसको रिमूव कर दिया, वेस्ट कर दिया, निकाल दिया कि जिस बीकर में से आपने उसको डाला था या जो भी आपने उसको फिनिश कर दिया। अब आपने उसको भी डिस्टिल्ड वाटर से रिंस कर दिया। उसके बाद आपने ब्यूरेट को, अब क्या है जैसे हमने पहले भी तो किया था ना कि ब्यूरेट को पहले हमने सॉल्यूशन ए से एक दफा वॉश किया था, अब हम लोगों ने एक दफा उसको सॉल्यूशन बी से वॉश करना है, और फिर सॉल्यूशन बी से वॉश करके थोड़ा सा उसमें से हमने निकालना भी है, ताकि जो भी निकल जाए, ताकि ये वाला लेवल जो है यहाँ पे जो वैक्यूम आ जाता है, ये थोड़ा गैप आ जाता है, ये भी फिल हो जाए। जैसे उसने कहा फिल द ब्यूरेट विद सॉल्यूशन, फिल करना है, और रन सम ऑफ सॉल्यूशन बी आउट ऑफ द ब्यूरेट सो दैट द लेवल ऑफ सॉल्यूशन बी इज ऑन द ब्यूरेट स्केल। सही है। और इसके बाद आपने मेजरिंग सिलेंडर को यूज करना है। हमारे पास जैसे मेजरिंग सिलेंडर हमने यूज किया, उसके अंदर 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने एथेनॉइक एसिड डाला, और उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है। बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे हमने अभी पहले किए हैं। कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो वो इतना सा एक लेवल बन गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने इंडिकेटर डालना है, ताकि 2 to 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालने हैं, ताकि कोई कलर चेंज आए तो वो विजिबल हो। अदरवाइज कुछ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, तो सॉल्यूशंस का कोई इतना फर्क नहीं पता चलता। दैट इज व्हाई वी हैव टू इंक्लूड एन इंडिकेटर। अब सबसे पहले हमने इनिशियल जो थी रिकॉर्डिंग हमने कर लेनी है कि इनिशियली कितना था, 45 सेंटीमीटर क्यूब था लेट्स से। तो 45 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास इनिशियल है, तो 45.0 हमने ये इनिशियली जो है हमारी वैल्यू थी। उसके बाद उसने कहा है कि स्लोली ऐड करना। अब हमने इसके नीचे कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रख दिया। अब जैसे जैसे इसमें हम लोग एक एक ड्रॉप करके डालते रहेंगे और उसको फ्लास्क को स्वर्ल करते जाएंगे ताकि फौरन से मिक्स हो जाए, तब तक जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता इस सॉल्यूशन का। जैसे ही इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम उसको इस टैप को बंद कर देंगे, और यहाँ से जो नई रीडिंग होगी वो हम लोग लिख लेंगे। लेट्स से मैं लिख देती हूँ 33 सेंटीमीटर क्यूब। 33 नहीं करते, पहले हम हमारे पास 45 थी, तो हम लोगों ने कहा था 40 थी, तो हमने कहा था 32 है, तो अब हम लोग कर लेते हैं 38 तक कर लेते हैं, 38। ठीक है, तो हमारी आई है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग 38.0। अब हम लोग इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी देखेंगे कितना सोल्यूशन बी ऐड किया, तो 45 माइनस 38 7.0। इसका मतलब है पहले हमारे पास आ रहा था आंसर 7.5, इसका आंसर आया 7। ये मैंने खुद से वैल्यूज ली हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मूविंग ऑन, उसने कहा स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क इन एक्सपेरिमेंट 2। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास जो कलर चेंज है वो कौन सा परफॉर्म हो रहा होगा? हम लोगों ने क्या ऐड किया था? डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड ऐड किया इन द सॉल्यूशन बी, और टू डिफरेंट सॉल्यूशन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे जो सॉल्यूशन ए और बी के। तो अब जो भी हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा कुछ लैब के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सॉल्यूशन ए क्या है, सॉल्यूशन बी क्या है, ये सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारे पास जितने भी सारे आंसर्स आएंगे ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो I got to know that solution A is basically solution A is sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide with the concentration of 0.10 mole per dm cube. Okay, and solution B is actually sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide with the concentration of 0.30 mole per dm cube. So I got these results already from the confidential instructions of uh, of any of any paper. So I got that. So we can perform and answer this question right now. So the question is, state the color change observed in conical flask in experiment 2. So in experiment 2, what
color change that we are going to observe. We're definitely going to observe that initially it will be colorless, because in the conical flask we have ethanoic acid. So ethanoic acid is colorless, but we added indicator so that when the alkali will be added, uh, एंड जब वो अपना कलर वो चेंज करेगा तो जो कलर चेंज करेगा वो किस में जाएगा, तो वो कलरलेस से किस में अब जाएगा, ब्लू में। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू यूज दिस टाइट्रेशन। तो अब वो क्यों इसलिए चेंजेस, क्योंकि उसके अंदर काफी कलर चेंज हो रहे होते हैं उसमें, जो ब्लू कलर है वो अपना कलर बदलता रहेगा, तो एक एंड पॉइंट एक एग्जैक्ट कलर जो है वो उस पर स्टेबल नहीं होगा। तो वी कैन से इट इज हार्ड to determine the final color, determine the final color as it keeps changing, as it keeps changing or keep on changing, keeps changing. This part says state which solution of sodium hydroxide, solution A or solution B, is more concentrated. So with this we can also already see that solution B is more concentrated, but how would we know that? just by just by this question. So we would get to know about this because हमारे पास जब भी जो आंसर आएगा ना, वो वॉल्यूम जो बी का होगा वो कम होगा देन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। वॉल्यूम बी का वॉल्यूम बी लेस और वॉल्यूम ए का कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा। इस वजह से सॉल्यूशन बी जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि वो थोड़ा सा अमाउंट डाली हमने और मतलब इतना वॉल्यूम हमने यूज नहीं किया और उसका जल्दी रिएक्शन या रिस्पॉन्स आया, तो इस वजह से सॉल्यूशन बी जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और हमारे पास ऐसे ही है, फैक्ट्स में भी ऐसा ही है, सॉल्यूशन बी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन को जब हमें ये नहीं पता था, अभी तो हमने पहले लिखा सॉल्यूशन बी कॉन्सेंट्रेटेड और उसके अकॉर्डिंग हमने रीजनिंग बनाई, पर जब हमारे पास पेपर होगा तो हमें ये नहीं पता होगा कि क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे, जिसका वॉल्यूम कम यूज हो रहा है इसका मतलब है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट में वो वर्क कर गया। State how many times more concentrated this solution of sodium hydroxide is compared to the other solution of sodium hydroxide। तो अब उसने कहा कितना टाइम्स जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कंपेयर टू द अदर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन कितने से ज्यादा है। तो जो वॉल्यूम जिसमें हमारे पास वॉल्यूम ग्रेटर होगा, वॉल्यूम ग्रेटर हमारा किसका था, ए का, तो वॉल्यूम ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा लेट्स से 2.17 आता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 टाइम्स ग्रेटर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे 2.17 आएगा क्या आएगा, एक एस्टिमेट जो भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग भी आ सकती है, 1 पॉइंट समथिंग भी आ सकती है, तो वो हम कहेंगे उतने, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर राउंड हो सकता है तो फिर हम कहेंगे उतने टाइम्स जो है वो यूज होगा। अब ये वैल्यूज जो है ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती हैं कि वॉल्यूम ए क्या आ रहा है, वॉल्यूम बी क्या आ रहा है। वॉल्यूम ए बी कौन सा बता, जो हमारा 7.5 और 7 आ रहा था, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड, इसका जो सॉल्यूशन था आंसर था वो। अच्छा, नेक्स्ट है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी दैट वुड बी रिक्वायर्ड इफ एक्सपेरिमेंट 2 वाज रिपीटेड विद 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉइक एसिड। पहले हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉइक एसिड के साथ हम लोगों ने किया था ना, तो अब हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ आ रहा है। तो अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ है तो जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 में जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर होगा, जैसे कह लो कि हमारे पास आया था, हमारे पास 7.0 आया था मेरा ख्याल है। ठीक है, जो भी 7.0 जो भी हमारा फाइनल आंसर आया था वॉल्यूम, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 25 के साथ, जो हम लोग के ऑलरेडी था, और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो जो हमारे पास, सॉरी नहीं, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड, हाँ जी।
तो 7 को हम जो है जो मैं हमारे पास जो रिक्वायर्ड था 10 सेंटीमीटर क्यूब से हम देखना है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओरिजिनली था पहले 25 था उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बी का आंसर आ जाएगा। अगर हमसे कहता है कि लेट्स से मैं 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉइक एसिड को यूज करना है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई, जो भी हमारा वॉल्यूम आया हुआ है पहले सोल्यूशन बी का, उसको मल्टीप्लाई करते 50 से और डिवाइड कर देते जो हमारा ओरिजिनली था 25 था ना पहले, 25 के साथ ही 7 आया था ना, तो उसको उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 × 25 टाइम्स 10, मतलब इस चीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे भी इजी लगे। डिस्क्राइब हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट कुड बी चेक्ड। रिलायबिलिटी विल बी बाय रिपीटिंग द experiments and comparing their results and comparing their results. दिस वे जो है हमारे पास आंसर करेक्ट आएगा और बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम आएगा। एंड दैट्स इट, हमारा जो यहाँ पे है ये पेपर फिनिश हो गया है।